नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। सामान्यतः जब मैं अपने वीडियो की शुरुआत करता हूं अपने पैनलिस्टों के साथ, तो मैं अपने स्टूडियो में बैठा होता हूं और पैनलिस्ट अपने स्थान पर बैठे होते हैं। कई बार पैनलिस्ट भी अपने स्टूडियो में बैठे होते हैं और तब हमारी उनसे बातचीत होती है। लेकिन आज हम बैठे हैं गौरव प्रधान जी के साथ, लेकिन आज फ्रेम एक ही है, यानी गौरव प्रधान जी हमारे स्टूडियो में हैं। गौरव जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रारंभ के इस स्टूडियो में। सभी को बहुत बहुत प्रणाम जी। दर्शकों, पिछली एक चर्चा में गौरव जी ने अकस्मात एक ऐलान किया और उन्होंने घोषणा किया कि अगली बार जब हम अवनीश जी के साथ प्रारब्ध के स्टूडियो में बैठेंगे तो एक नए अंदाज में हम इनसे एक बातचीत करेंगे। और वो बातचीत ये थी कि नरेंद्र मोदी अब 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद 2024 के अपने चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, ये सबको पता है। ऐसे में होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे सवाल, एक खास प्रजाति है, एक खास बिरादरी है, एक खास कुनबा है, कुछ खास लोग हैं जो सुबह उठते हैं और उनकी रात होती है इसी बात से कि मोदी ने इस देश के लिए किया क्या है। तो ऐसे में उन्हीं की आत्मा को आत्मसात करके, यानी एक विशुद्ध कांग्रेसी छाप, एक गिरोहबाजी जिसके कटोरे में हमेशा सवाल हैं, वो बदलाव को देखता नहीं है या बदलाव को समझ नहीं पाता, उन्हीं की आत्मा के साथ आज जरा चलते हैं गौरव प्रधान जी के पास। गौरव जी, आज एक कांग्रेसी से मिल रहे हैं आप, बहुत बात किया आपने दूसरे फ्रेम में। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है किसी से भी मिलने में। और आज जब आप हमारे स्टूडियो में हैं तो हम भी अपना चेहरा खोल रहे हैं कि हम हैं क्या। तो चलिए, आज कांग्रेसी अवनीश शर्मा आपसे सवाल पूछ रहा है और 5 ऐसे बिंदु हम आपसे पूछेंगे और 5 बिंदु में 2-2 साल का मौका देंगे आपको गिनाने के लिए, यानी मोदी के 10 साल, मेरे 5 सवाल। एक कांग्रेसी की आत्मा को नमन करते हुए, एक गिरोहबाज सुपारी बाज। जब 2 इंजीनियर साथ बैठे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वाद विवाद ना हो। ठीक। अच्छा, ये बताइए, लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी बड़े कड़े हो रहे हैं। आपने भी कई बातचीत में कहा है कि मोदी जी का अगला आने वाला कार्यकाल, जिसको कि विपक्ष भी मान रहा है कि 2024 में लौट के आ रहे हैं, बड़ा कड़क होगा, बड़ा कड़क होगा, या कर देंगे वाह कर देंगे। देखिए साहब, ऐसा है, ये डायलॉग मोदी जी 2014 में भी देते थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद। 56 इंच दिखाते थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, और प्रधानमंत्री पद की जब शपथ ले लिए तो एक भाषण मुझे याद आता है, हाउस में या बाहर, दर्शक उसको रिलेट करिएगा, कि उन्होंने कहा था, साहब कड़वी दवाई चलेगी, कड़वे घूंट दवा के पीने पड़ेंगे। तो ये तो 10 साल पुराना मामला है। कौन सी कड़ाई कर ली मोदी जी ने 10 साल? कड़ा सा सवाल। हम ये बात का डिस्कशन कर रहे हैं आपके स्टूडियो में बैठ के। 2014 में डेटा की कॉस्ट थी 250 रुपये पर जीबी। किस डेटा की बात कर रहे हैं? ये नेट? अच्छा, जो वीडियो का डेटा है जो आप यूट्यूब पर बनाएंगे और लोग देखेंगे, दर्शक देखेंगे, ये 250 रुपये पर जीबी था। आज 5 रुपये से कम है। तभी तो हम ये चर्चा कर रहे हैं, वरना किसी की हैसियत थी कि 250 रुपये का डेटा 1 जीबी का आप डिस्कस कर सकें? ये जितने यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया और सारी चीज़ें हैं, ये अगर कॉस्ट कटिंग ना होती। रहा सवाल, आपने बात करी कड़वी दवाई की। बाजार में पहले आप नोट लेके जाते थे, दिक्कत हुई थी ना लोगों को, लेकिन वो कड़वी दवाई जो डिमोनेटाइजेशन की आई, वो लाइन वाली, हाँ, कुर्ते का पजामा फट, वो क्या, कुर्ती की जेब फट गई थी हमारी। कुर्ती की आपकी तो जेब फटी हुई थी, हाथ निकाल के घूमते रहते थे। जिंदगी में एक बार ही एटीएम मशीन पे खड़े हुए थे पैसे निकालने के लिए, 4000 रुपये निकाले थे। आज तक चल रहे हैं ना 4000 रुपये? नहीं, ये कोई तो डिमोनेटाइजेशन की कड़वी दवाई थी नहीं थी। दवाई का असर क्या है? दवाई का पहला असर ये है कि चोरी चकारी बंद हुई पैसे की। चलिए, बहुत सारे लोग बात करते हैं डिमोनेटाइजेशन का भारत में क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, करने दीजिए उन्हें बात। पाकिस्तान ने आज तक बम फटा किसी बस में, किसी ट्रेन में, किसी प्लेन में, किसी एयरपोर्ट पे, किसी बाज़ार में? पहले आप बस के आगे लिखा होता था, अपनी सीट के नीचे देख लीजिए कोई बम ना हो। आदत पड़ गई थी ऐसे, आदत पड़ गई थी। आप बैठते थे, पहले देखते थे। आप सुरक्षा अपना करते थे नहीं करते थे? हाँ। बाजार में भी आप झिझकते हुए जाते थे,
बम फटते थे, आज कोई बोलता है? कड़वी दवाई वही है। कड़वी दवाई का मतलब ये नहीं है आपका मुंह खोला जाएगा, उसमें कोई वाक़ईदा दवाई डाली जाएगी। मतलब ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिसमें आपको शुरुआती तकलीफ तो होगी, लेकिन उसके बाद का जीवन सरल होगा। आज यूपीआई की वजह से सरलता है नहीं है। हाँ, यहाँ तो चिदम्बरम साहब फेल हुए, वो मजाक उड़ाते थे। नहीं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। चिदम्बरम की बात करना, ये हार्वर्ड एजुकेटेड लोगों की बात करना मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि आप विदेशी मानसिकता से उस भारत में वो इकोनॉमिक पॉलिसी लाना चाहते हो जिस भारत में हर 200 किलोमीटर पे कल्चर, खान पान, रहना सहना बदल जाता है। प्रॉब्लम क्या थी भारत की? प्रॉब्लम ये थी कि हमने 70 साल वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करा। हमने स्टिमुलस पैकेज दिए बिजनेस हेड्स को, लेकिन हमने डिमांड जनरेट नहीं करी। जब कोरोना काल में 20 लाख करोड़ लोगों के हाथ में पैसा गया, गरीब लोगों के, जो पिरामिड के सबसे नीचे हिस्से में बैठे हैं, तो डिमांड जनरेट हुई। अब टाटा अंबानी के पास इतनी कमी तो नहीं है कि उसको सरकार पैसे दे। भाई वो किसी भी बैंक में फ़ोन करेंगे, उनको लोन अप्रूवल हो जाएगा। तो रादर देन गिविंग मनी एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, मोदी जी ने नीचे दी नहीं दी। नहीं तो इस जो बीच में जो मॉडल खाता था जो कर्मचारियों का, मैं उसी पे आ रहा हूँ, जिसको हमारे नेता जो है वो स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया देते हैं और 90 पैसा गायब हो जाता है। मैं उसी पे आता हूँ। आज आप देखो कितने करोड़ राशन कार्ड बंद हुए, मनरेगा के कितने करोड़ फर्जी जो लेबर थी वो खत्म हुई। 1 रुपये जाता था, 85 पैसे गायब हो जाते थे, 15 पैसे लोगों के पास पहुंचते थे। आज अगर 600 रुपये देते हैं तो 600 रुपये लोगों के पास पहुंचे ना। वो गरीब आदमी जो कल तक शैम्पू का 1 पाउच लेता था, आज वो कहता है कि भाई मैं बोतल क्यों ना लूं। डिमांड बढ़ी नहीं बनी। तो कड़वी दवाई डिमोनेटाइजेशन थी, और मैंने उस समय भी बोला था कि इससे अच्छा डिसीजन, अगर 10 साल के पूरे स्पैन में आप एक डिसीजन ले, बोलो कि हैंड पिक करके बताओ कौन सा सबसे अच्छा था, मैं कहूँगा डिमोनेटाइजेशन सबसे अच्छा। कड़वी दवाई में, कड़वी दवाई की शुरुआती सबको तकलीफ हुई थी, मुझे भी हुई, आपको भी हुई होगी। क्योंकि हमारी आदत पर्स में पैसे लेके चलनी थी। मैं कल से घूम रहा हूँ, लखनऊ आ गया, यहाँ से वापस चला जाऊँगा, मैं पर्स लेके नहीं चल रहा हूँ। मैं केवल मोबाइल फ़ोन लेके चल रहा हूँ, और एक बैग में 4 कपड़े हैं मेरे। तो शुरुआत में एटीएम पे खड़े हम भी हुए थे, आप भी हुए थे, राहुल गांधी भी फटा हुआ पजामा लेके, पजामा नहीं, कुर्ता। हाँ। लेकिन उसके बाद सरलता कितनी है। तो देखिए, जब आप कोई भी चीज का बदलाव करते हैं तो बदलाव का एक रेजिस्टेंस होता है, जो चेंज प्रोसेस है। जब गाड़ी भी, ट्रेन भी, भरी हुई ट्रेन, जब ट्रैक बदलती है ना, स्टेशन से जब निकलती है, आवाज होती है, हिलती है, आवाज होती है चू चू की, बड़ी तेज होता है, हिलती भी है। आपको लगता है कि यार ये आवाज कर रही है, 120 130 पे चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन वो चलती है। गति कम होती है, आवाज होती है ट्रैक पे, लेकिन जब वो अपने ट्रैक पे आती है, जब ट्रैक सेट हो जाता है, उसके बाद वो गति पकड़ती है और 130 पे भी जाती है। मतलब मोनेटाइजेशन आपको एक कड़वी दवाई, मोनेटाइजेशन बहुत बड़ी कड़वी दवाई थी, लेकिन इस देश के लिए ज़रूरी था, क्योंकि हमारे देश में एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी। वो पैरेलल इकोनॉमी टैक्स नहीं देती थी। भाई सरकार भी, कोई सरकार के घर में पेड़ तो लगा नहीं है कि पैसे हिलाएंगे और पैसे गिर जाएंगे। अरे ये तो हमने एक फाइनेंस मिनिस्टर साहब की याद दिला दिया आपने। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी ना कोई चीज़, पैसा जो है पेड़ पे लगा रहता है। तो मतलब आप लोग भी वही हमारे ही नेताओं की बातें बोल रहे हैं। तो भैया, आपके जो नेताजी थे, हार्वर्ड ग्रेजुएट थे ना, दुनिया में सबसे बड़ा लंबा सीवी भी उनका है। हम एंटोनी साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पैसे। मैं एंटोनी साहब की तो विदेश मंत्रालय के, रक्षा मंत्रालय के रिलेटेड बोली थी ना। तो मनमोहन सिंह जी ने भी तो बोला था पैसे नहीं है।
वही तो आप भी बोल। तो वही है ना, जब आप वेस्टर्न इकोनॉमी मॉडल फॉलो कर रहे हैं भारत में, जिस देश में हर 200 किलोमीटर पे खान पान रहन सहन त्योहार सब बदल जाते हैं, आप उसमें एक सिस्टम वो फॉलो कर रहे हो 70 साल से, जो उस देश का जहाँ ईस्ट कोस्ट पे बर्गर जो है हैमबर्गर वो मिलता है, और अगर आप वेस्ट कोस्ट पे जाओ तो वही हैमबर्गर मिलता है। हमारे यहाँ तो आप दिल्ली में दाल हम बनाते हैं दूसरी तरह से, लखनऊ में दाल दूसरी बनेगी, कानपुर चले जाओ अगली बनेगी, है कि नहीं? तो जिस देश में इतनी विविधता हो उस देश में एक मॉडल नहीं चल सकता। चलिए, डिमोनेटाइजेशन एक आपकी कड़वी दवाई हमने मान बहुत सबसे बड़ी कड़वी दवाई कि जो लोग हमारे यहाँ बहुत ज्यादा दुखी हैं, अतृप्त आत्माएं जो हैं वो घूमते टहलते, भाई देखिए वो लोग इसलिए दुखी हैं कि अब पैसा कटता नहीं, हाँ, अब जेब में नहीं जा रहा है। भाई आप एक बार बताओ, पहले आपने 10 लाख के बिजनेस करा, उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 2 लाख रुपए। हाँ, मैं रफ फिगर ले रहा हूं, मैं कोई एब्सोल्यूट टर्म में बात नहीं कर रहा। हाँ। उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 2 लाख की। आप गए सेल टैक्स ऑफिस, आप गए इनकम टैक्स ऑफिस या जो भी वैट के ऑफिस, आपने 50,000 रुपये खिलाए, आपका वो जीरो इन हो गया, 1.5 लाख रुपए आपकी इनकम हुई। एडिशनल जो टैक्स रेवेन्यू है वो टैक्स रेवेन्यू पहले आपकी इनकम रेवेन्यू था। जब वो चीज़ आपसे छीन ली जाएगी और आपके गले में हाथ डाल के वो टैक्स निकाल लिया जाएगा जो सरकार का अधिकार है, तो शोर तो मचेगा। लेकिन अगर वो ही नहीं हुआ होता तो ये जो आप सड़कें देख रहे हो ना 8 लेन और 16 लेन की, जो एयरपोर्ट देख रहे हो ना, ये मीठी चीजें नहीं, रेलवे की ट्रेन देख रहे हो ना, ये कुछ नहीं बनता। हाँ, ये जो गडकरी जी आपके कहते हैं कि मांगो मांगो, कितना पैसा मांग रहे हो, कौन सा प्रोजेक्ट ला रहे हो, तो पैसा बहुत हमारे गडकरी जी ने अपने घर में तो पेड़ लगाया नहीं है। नहीं, हाँ, भाई जो सरकार टैक्स ले रही है, चाहे वो आपका इनकम टैक्स हो, चाहे वो वैट हो, चाहे वो आपका पेट्रोल पे वैट है, चाहे आपका जीएसटी कलेक्शन हो, तभी तो आप ये सारे काम कर पा रहे हो। अगर ये चीजें ना होती तो आप कर पाते? नहीं, पैसा तो जरूरी है, पैसा तो चाहिए। सरकार किसी की भी हो, पैसा सरकार के कमरे में नहीं होता है, छाप नहीं सकते। कुछ को काम के लिए चाहिए, कुछ को साथ में खाने के लिए भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए होता है। तो शोर वो बचा रहे हैं जो कैश इकोनॉमी पे पले बड़े हैं, कच्चे पे काम करने वाले, पक्का बिल नहीं बनाने वाले, जीएसटी तो था ही नहीं, वैट को हैंडल कर लेंगे, सेल टैक्स वालों को हैंडल कर लेंगे, खिला पिला के काम हो जाएगा। वो आपका कंसाइनमेंट बाहर आ रहा है, आपने कस्टम वालों को पैसे दिलाया, पूरा का पूरा ट्रक निकल गया, वो चीज़ें बंद हुई। तो जिन लोगों की जीवन, जिन लोगों का बिजनेस उस पर चलता था, वो तो शोर मचाएंगे। चलिए ठीक है, नोटबंदी से सर आपने जिन लोगों को दुखी किया, ठीक है, वो शोर मचा रहे हैं, चलिए ठीक है, उनका दुख उनके पल्ले पड़ा। अब एक कड़वी दवा, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। मैं डायलॉग बाजी पे नहीं जा रहा हूँ, हमारे यहाँ भी नेता लोगों का आदत है बोलने का, आपके यहाँ भी सब लोग बोलते ही है, नेताजी लोगों का काम है। लेकिन कुल मिला के मामला ये है कि भारत की सुरक्षा का क्या हुआ पिछले 10 सालों में? बम फटा कहाँ? कहीं भी भारत में नहीं, पाकिस्तान में फाड़े आए थे, आप बोला था कि निशाना गलत है। वो तो हम दिवाली मनाने हमेशा जाते हैं, 10 साल से जो हम काम कर रहे हैं, हम दिवाली मनाते हैं। बहुत सारी दिवालियां आपको दिखती हैं, बहुत सारी दिवालियां आपको नहीं दिखती हैं। नहीं, ये बताइए, देश की सुरक्षा की जब कोई बात आती है तो बम फोड़ के सुरक्षा पहले आप कह रहे हैं कि बम फूटा। पहले बाहर से आते थे, बम फोड़ते थे, पैसा भी आता था, वो पैसे का चैनल आपने बंद करा, सोर्स फंडिंग बंद करी, चाहे वो आपने एनजीओ को बंद करके 20-25 हज़ार एनजीओ बंद हुई, कहाँ फंड जाता था इनका फंड देश में बम फोड़ने में ही तो जाता था। अब पहले क्या होता था, मैं आपको ये रियल टाइम स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि मैं बॉर्डर पे बहुत घूमता हूँ। पहले ये होता था कि जब पाकिस्तान की तरफ से गोली या शेल फेंके जाते थे तो दिल्ली फ़ोन करा जाता था कि रिटेलिएट करें या नहीं करें। गोलियां गिनती दी जाती थी गोलियों की, और उसके बाद जवानों को मान लीजिए 5 गोली दी तो उन्हें 5 गोली के शेल इकट्ठे करने हैं और वो ऑडिट होता था। आज हम क्या कहते हैं, तब तक ठोको जब तक ख़त्म ना कर दो उसे।
गोलियां मत गिनना। जिस दिन से आपने ये पॉलिसी करी है, इन्फिल्ट्रेशन आपका 80% बंद हो गया। चाइना से भी ठीक है एकदम बॉर्डर। देखिए, चाइना को हैंडल करना और पाकिस्तान को हैंडल करना दोनों अलग चीज़ें। पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए हमें हनुमान जी का अवतार चाहिए, अप्रोच चाहिए, गए लंका जला के आ गए। चाइना को हैंडल करने के लिए हमें भगवान कृष्ण का अवतार चाहिए, कूटनीति। आप हनुमान जी को चाइना नहीं भेज सकते, आप कृष्ण जी को पाकिस्तान नहीं भेज सकते। अरे बात समझ में। तो जब से हनुमान जी पाकिस्तान जाने शुरू करे, इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई, सीज फायर बंद हो गए। थोड़े बहुत चलते रहते हैं, वो चलते रहते हैं, उन्हें भी अपना उधर दुकान चलानी है तो वो चलते रहते हैं। लेकिन जब पुलवामा हुआ, हमने बालाकोट कर दिया, किसी की हिम्मत हुई? और भारत की जब आपने कैश इकोनॉमी बंद करी, डिमोनेटाइजेशन, जब आपने डिमोनेटाइजेशन बंद करा और भारत का पैसा इकट्ठा भारत में होना शुरू हुआ, तो जिस इंसान के पास पैसा होता है उसके पीछे सारे लोग जाते हैं। नेचुरल प्रवृत्ति है। अब भारत के पास पैसा है तो अमेरिका को भी धंधा दिख रहा है, फ्रांस को भी धंधा दिख रहा है, लंदन को भी धंधा दिख रहा है, मिडिल ईस्ट को भी धंधा दिख रहा है। जब धंधा दिख रहा है तो हमारी बहुत सारी चीज़ों में उंगल करने की आदत बंद हुई। अच्छा, तो जिनसे हम लड़ाई नहीं है हमारी, जैसे पाकिस्तान और चाइना जैसे, सबके साथ तो लड़ाई है नहीं, उनके साथ भी मतलब आप कह रहे हैं कि कड़वी दवा देके आपने स्ट्रांगनेस हासिल की है? बिल्कुल करिए। कहाँ कहाँ कड़वी दवाई नहीं दी। जो देखिए, अब रशिया से हमने तेल खरीदा, यूरोप बोलने लगा रशिया से तेल खरीदा। पहले अप्रोच ये होती, अगर सिनेरियो को पहले देते, अच्छा भाई साहब आप बोल रहे हो तो हम बंद कर देते। आज अप्रोच क्या है? क्यों बंद करें? हमारी नेशनल नीड पहले इंपॉर्टेंट है। उनको काउंटर दिया, उनके मुंह पे काउंटर दिया, तो अब वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता है ज़्यादा बोलेंगे तो हम धंधा बंद कर देंगे। मतलब पैसे पर नचा रहे हैं फिर आप। दुनिया पैसे पे नाचती है, पैसा फेंको तमाशा देखो। भारत के पास आज पैसा है, वो पैसा कहाँ से आया? जब आपने डिमोनेटाइजेशन बंद करा, टैक्स रेवेन्यू आपके इकट्ठे होने शुरू करे। जो 2014 में भारत का फॉरेन एक्सचेंज $100 बिलियन से काफ़ी कम था, वो आज 630-650 बिलियन डॉलर है। तो जब हमारे पास पैसे हैं और हमें शॉपिंग करनी है तो हर दुकानदार हमारी, फिर तो दुकान में आप भाई साहब गोल्ड लेने चले जाइए, दुकान पे जाते हैं ना शादी ब्याह दिवाली पे, तो वो आपको चाय भी पिलाता है। क्यों पिलाता है? क्योंकि उसको पता है इनके पास पैसा है, खरीदेंगे। आप पहले ही बोल दो भाई साहब पैसे नहीं है, हम तो घूमने आए हैं, तो आपको चाय पिलाएगा वो? अच्छा ठीक है, एक बार फिर जरा सा आपको नेशनल उस पर ले आता हूँ। एक और कड़वी दवाई की बात करूँगा। कड़वी दवाई का मतलब यही ना कि भाई भ्रष्टाचारियों को बाहर नहीं घूमने देंगे, सबको जेल हो जाएगी, जो गलत काम किया वो जेल जाएगा। हालांकि ये कहते हुए बहुत सारे लोग जेल जा रहे हैं अभी, मतलब यहाँ तो रोज ही जेल जा रहे हैं, वो बात तो समझ में आ रही है। लेकिन ये सारा कुछ जो है आखिरी साल में क्यों हो रहा है? देखिए, पहली चीज़ अगर आप थोड़ा विचार करें, कोई भी काम आखिरी साल में नहीं होता, इसकी एक प्रोसेस होती है। लेकिन ये बात मोदी जी ने भी कही थी, 4 साल डेवलपमेंट, 1 साल राजनीति। जब आप राजनीति कर रहे हो, अब आप बोलो मोदी ये क्यों कर रहे हैं? भाई हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति बुरा वो शब्द नहीं है, लेकिन राजनीति के 2 पहलू हैं। आप राजनीति करो अपनी जेब भरने के लिए, वो गलत है। लेकिन आप राजनीति करो देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो राजनीति उचित है, वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स से लोग भागते हैं, पॉलिटिक्स को गलत बोलते हैं, खास तौर से जो पढ़े लिखे लोगों में मानसिकता है, अरे भाई हम राजनीति से दूर रहते हैं। क्यों? घर में राजनीति नहीं चलती है तुम्हारी, ऑफिस में राजनीति नहीं चलती है। राजनीति सकारात्मक होगी तो देश का भला होगा। तो चुनाव आ रहे हैं, क्यों ना करें भाई चुनाव। भारतीय जनता पार्टी कोई साधु संत की पार्टी थोड़ी ना है, या कोई सोशल वर्क थोड़ी ना है, या कोई मॉरल का ठेका थोड़ी ना लिया। भारतीय जनता पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है।
सत्ता नहीं रहेगी, जब सत्ता नहीं रहेगी तो जो आप बदलाव करना चाह रहे हैं राष्ट्र के लिए वो बदलाव हो सकते हैं? नहीं तो सत्ता रहेगी तो सबको जेल में डाल देंगे। नहीं तो जो गलत है वो जेल में जा रहे हैं। जेल में भाई साहब, जेल में डालना सरकार का काम नहीं है। अच्छा हाँ, ये सवाल दर्शकों मुझे भी सुनने में बड़ा अजीब लगता है। सरकार जेल में डाल रही है, जेल में तो अदालत डालती है, सिपाही जी आते हैं पकड़ के ले जाते हैं। भाई आप पुलिस, आपको मुझे मान लीजिए आपको पुलिस उठा के ले जाती है, ठीक है ना, अरेस्ट करके ले जाती है, अगले दिन कोर्ट में पेशी होनी है। कोर्ट कहती है कि इसको जुडिशियल कस्टडी में रखना है या एजेंसी के हाथ में देना है 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। कोर्ट का मॉनिटरिंग हुआ ना, तो कोर्ट तो सरकार की नहीं होती है। अच्छा, तो आप नहीं करा रहे? हम क्यों कराएं भाई? गलती आपने अगर करी है, आपने समाज का पैसा खाया है, राष्ट्र हित में काम नहीं करा, राष्ट्र विरोधी काम करा है, तो अदालतें भी धीरे धीरे सुधर रही हैं। पहले आप जजमेंट खरीद सकते थे जब आपके पास 2 नंबर का था, अब आप जजमेंट नहीं खरीद सकते क्योंकि पैसे का ट्रांजैक्शन दिख जाएगा। ये जज साहब भी जानते हैं, ये आप भी जानते हो। ठीक है। अच्छा गौरव जी, आपने कड़वी दवा के बारे में मतलब डिमोनेटाइजेशन की बात की, तो वो एक समझ में आया, उससे आपने बहुत सारी चीज़ें जोड़ी, है ना। करप्शन पे मैंने सोर्स पैसा है, हर चीज़ का सोर्स पैसा है, ठीक है, और वो पैसा इलीगल पैसा है। हाँ। हर चीज़ में सोर्स पैसा है और वो कैश बेस पैसा है। जब आपने सोर्स को हेट करा, भाई पाकिस्तान आज कटोरा लेके घूम रहा है। 2014 में तो पाकिस्तान की कटोरा वाली हालत नहीं थी, थी कहीं नहीं थी भाई, हर तरफ से पैसा वैसा चलता था। लेकिन जब आपने डिमोनेटाइजेशन करा और रातों रात पाकिस्तान में भारतीय करेंसी छापने की मशीनें बंद करा दी, प्रेस बंद करा दी और पैसा आना बंद हो गया, पाकिस्तान भिखारी हो गया। क्योंकि पाकिस्तान की तो अपनी जीडीपी है ही नहीं। पैदा क्या करते हैं वो? सुई तक तो वो इंपोर्ट करते हैं। तो आपने आइडेंटिफाई करा भाई प्रॉब्लम कहाँ है। मास्टरमाइंड बाद में देखेंगे, पहले उस सोर्स को देखो। पाकिस्तान सोर्स नहीं है, पाकिस्तान मास्टरमाइंड नहीं है, पाकिस्तान वो सोर्स है जहां से चीजें आ रही हैं। सोर्स काम करता है पैसे पे। तो आपने जब पैसा काटा पाकिस्तान की, अब आपने सारी चीजें डिजिटल करी तो कैश बेस कम हुआ, कैश कम हुआ, कैश की डिमांड कम हुई, कैश की डिमांड कम हुई तो प्रिंटिंग की डिमांड कम हुई। मैं ये नहीं कह रहा जीरो हो गई, आज भी कैश पे काम हो रहा है, लेकिन 90% खत्म हो गया। और जो 10% है वो भारत में कभी भी डिजिटल नहीं होगा, 10% हमेशा कैश रहेगा। लेकिन आपने वो 90% तो कम कर दिया, जिसमें आपका टैक्स रेवेन्यू मात्र 10% आता था, जबकि आना आपको 50% चाहिए। तो जब कैश की डिमांड कम हुई और डिजिटल पे लोग ज़्यादा कन्वीनियंट हो गए, पेनफुल था कि जो ऐप्स हैं डालने और फ़ोन पे करना, हमें भी अपने घर में, हमारी माताजी को आज भी समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा समझने के लिए। मैं भी लेट एंट्री करी मैंने, लेकिन एक बार करने के बाद तो कन्वीनियंस आ गई। अब मैं नोट लेके चलता ही नहीं हूँ। मुझे एटीएम गए हुए कितने साल हो गए मुझे नहीं पता। तो जब कैश की डिमांड कम हुई तो जो पैसा छपता था पाकिस्तान में, काउंटरफिटेड करेंसी, वो भारत में आ नहीं रही। जब वो भारत में नहीं आएगी तो पाकिस्तान की दुकान तो बंद हो गई ना। अच्छा, ये तो कड़वी दवा वाली मुझे समझ में आई। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चल रहा हूँ। ये बताइए, डेवलपमेंट मोदी जी गिनाते ही हैं, 10 साल की उपलब्धि बताते हैं कि साहब डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट कर दिया, ठीक है, ये भी दिखाई देता है, कई सेक्टर में दिखाई भी देता है। लेकिन उसी के साथ मोदी जी ये कहते हैं कि हमने एक नया लाभार्थी वर्ग पैदा किया इस दे। भाई हमारे यहाँ आप देखें ना, पहले हम लोग देखते थे कि भाई यूपी वाला वोटर, बिहार वाला वोटर, साउथ वाला वोटर, फिर उसमें देखते थे अगड़ा वोटर, पिछड़ा वोटर, फिर अगड़े में भी देखते थे ब्राह्मण वोटर, ठाकुर वोटर, कायस्थ वोटर, पिछड़े में भी ऐसे ही। तो इस तरह से हम लोगों का आकलन होता था, तब ना फिर पॉलिटिकल पंडिताई होती थी, बैठ के अनुमान लगाते थे कि साहब इतने परसेंट ये, उतने परसेंट ये, ऐसे ऐसे करके सरकार बन जाएगी। अब मोदी जी ने इस सब का जो है खात्मा कर दिया। वो कहते हैं नहीं साहब ये सब नहीं चलेगा, जात बिरादर नहीं चलेगा, ये नहीं, लाभार्थी वर्ग। तो ये बताइए, पहले की सरकारें भी तो
डेवलपमेंट की योजनाएं चलाती थी, राशन पानी पहले भी मिलता था। तो डेवलपमेंट करके ये कैसे मोदी जी ने एक लाभार्थी वर्ग वोटर बैंक के रूप में कैसे पैदा कर इसका जवाब मैं अब ये सरकारी पैसे से वोटर बैंक नहीं बनाना हुआ ना। अभी मैंने इसका जवाब दिया था, इसको फिर से स्पेसिफिकली एलाबोरेट करते हैं। हाँ। 70 साल की राजनीति भारत में जाति और मजहब के नाम पे चली है। ठीक बात। ठीक, वो 18% जो वोटर है उसको खींचने की बात हुई। हिंदू कहाँ है किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे ही बेकार आदमी है। ये 100 रुपये के पेट्रोल के लिए बिक जाएंगे, 100 रुपये का प्याज टमाटर पे। अटल जी की सरकार प्याज पे गई थी। हाँ, प्याज पे गई थी। ठीक है ना, कितना प्याज खा लिया, अब प्याज के पैसे बढ़े। तो देखिए, हम जाति, रिलीजन और हिंदुओं को कोई इसलिए नहीं पूछता था क्योंकि ये प्याज पे बिक जाएगा, पेट्रोल पे बिक जाएगा। आज हमने नया वर्ग तैयार करा है। नया वर्ग क्या है? गरीब, महिला, किसान। हमने लोगों की जीवन बदलने की कोशिश करी है। पहले जो राजनीति थी, जब जाति और मजहब की राजनीति होती थी, डेवलपमेंट का देखो, थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट करना है भाई। यहाँ सड़क बन गई, लेकिन क्या वो 16 लेन के एक्सप्रेस वे बने थे? मेरे घर के बाहर जो हाईवे था, सबने हाथ खड़े कर दिए, इस हाईवे को कोई नहीं बना सकता, इसका जीर्णोद्धार हो ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा कंजेस्टेड है, इतना ज़्यादा। मेरे घर से हज़रत निज़ामुद्दीन पुल पार करने के बाद जो टी जंक्शन आता है, वहाँ तक 2 घंटे लगते थे। आज वही 15 मिनट में होता है। वो हाईवे बनाना, जहाँ एलिवेटेड है वहाँ बनाना, वो पैसा जो बंद हुआ था सरकार के पास आया उसी से बनाना। तो डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? देखिए, पहली राजनीति पर्सनल डेवलपमेंट की थी कि मेरी जेब में कितना पैसा जाएगा। आज की राजनीति आपकी जेब में आपको कमाने के कितने साधन पैदा किए जाएंगे, है कि नहीं? कितने साधन पैदा किए जाएंगे। तो सरकार आपके घर में आके आपको निवाला नहीं खिलाएगी, भूल जाइए। वो तो कोई सरकार नहीं खिलाती, कोई भी नहीं खिलाएगा। लेकिन आप लोग कोशिश तो कर रहे हैं ना अनाज देके। लेकिन अगर हमने गरीब को अनाज दिया, अब अनाज की आपने बात छेड़ी है तो वो भी बता दूं। अनाज पहले क्या होता था, लेकिन उसे सड़ा दिया जाता था खुले में। जब वो सड़ जाता था तो 1.5 रुपये किलो शराब की कंपनियों को जाता था, जहाँ दारू बनती थी। खुले में रखा ही इसीलिए जाता था, जानबूझ के पानी डाला जाता कि सड़ जाए। अच्छा, तो आपने क्या करा? आपने कहा रुको, हमारे गोदाम भरे हुए हैं, अनाज रखने की जरूरत नहीं है। किसान से आप प्रोक्योर नहीं करोगे तो किसान बेचारा मर जाएगा। तो आपने कहा हम किसान से तो प्रोक्योर करेंगे, खुल के प्रोक्योर करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि अब आपकी तिजोरी में पैसा है, इसीलिए करेंगे। अब अनाज रखने की जगह तो है नहीं कि गोदाम तो ओवरलोड हो रहे हैं, भरे पड़े पहले। तो आपने कहा रादर देन मैं इसको शराब की कंपनियों में दूं, अनाज को खराब करके गरीबों में बांट दो। जब आपने गरीबों में बांटा तो भूख की जो मारामारी थी उसकी वो खत्म हो गई। अब उसे लगा अब मुझे कपड़े भी चाहिए, मुझे घर भी अच्छा बनाना है, मेरे को बच्चों को भी पढ़ाना है, उनकी फीस भी देनी है, 50 और। तो उसने अपनी मेहनत करी, चाहे वो किसान हो, चाहे लेबर हो, चाहे जो भी हो। खाने की भूख की जो चिंता थी कि शाम को कैसा खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, वो खत्म हो गई। जब खाना मिल रहा है तो सेहत बन रही है, सेहत बन रही है तो मेडिकल बिल कम होगा या बढ़ेगा? देखो, हमने पिछले 10 साल में, हमने मतलब मैंने नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, ये मैं पहले बताया। मैं भी कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, आज कांग्रेसी बना बैठा हूँ। तो मैं आज भाजपा बना बैठा हूँ। तो आपने पिछले 10 साल में सोर्स पे हिट करा है। हाँ। पहले 5 साल फंडामेंटल्स थे, उसके बाद आपको जैसे जैसे भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी, आपने अपॉर्चुनिटी। अब कोरोना काल में आपने वैक्सीन बनाई, जो आपने 2-3 महीने में रोल आउट कर दी और सबको लगा दी। आप सोचिए, मैं वैक्सीन के डिस्कशन पे नहीं जा रहा हूँ, वो मेडिकल डिस्कशन है, वो मेडिकल वाले करें। लेकिन आपने वैक्सीन बना के
लाखों लोगों की जान बचाई। जान ना भी बचाई हो तो आपने विदेशी मुद्रा बताई, क्योंकि फाइजर वगैरह तो सारे तैयार थे, आपने घुसने नहीं दिया उन्हें। वरना आप सोचिए 5-5 हज़ार रुपए में अगर टीके लगते, आपको तो मुफ्त में लगा ना। मैं भले ही पैसे दे के आया क्योंकि मेरी सामर्थ्य, मैंने कहा मुझे पैसे देने चाहिए, लेकिन अगर फाइजर वगैरह तैयार होके आते, फाइजर की वैक्सीन आती, तो 5 यही कैलकुलेशन से तो कोरोना आया। कोरोना कोई मेडिकल, कोरोना क्रिएट करा गया था, फार्मर लॉबी को पैसा देने के लिए कोरोना क्रिएट करा गया था। आज तो सारी चीज़ें खुल रही है ना। तो अगेन सरकार ने जब टीके लगा, खर्चा तो भारत में भी हुआ, पैसा कहाँ से आया? आपने डिमोनेटाइजेशन करा, टैक्स स्ट्रक्चर। अच्छा, इसीलिए आप सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन करके आपने अपना पैसा घर में, मैंने जैसे कहा घर में पैसा नहीं उगता है, तो आपने जो लीकेज थी, जो 90% की लीकेज थी, वो आपने बंद करी। आपके पास पैसा आया कल्याणकारों के लिए, आज आपने लोगों को सामर्थ्य करा। आज आप कोई भी काम करने जाइए, कोई आपको नहीं रोक रहा है, पहले रोकते थे। मैं ये नहीं कह रहा, इसको इस शब्द में मत लीजिए कि 100% राम राज आ गया। भाई हर चीज़ बदलने, 140 करोड़ के देश को बदलने में समय लगता है। 70 साल 75 साल की गंदी राजनीति को हटा के स्वच्छ क्या बोलना चाहिए, निस्वार्थ राजनीति जो राष्ट्र के लिए हो, उसमें तो चेंज होता है ना। चलिए, यहाँ अब हमको लग रहा है थोड़ा थोड़ा गौरव जी जो है वो हमारे सामने हार मान रहे हैं। किस बात पे हार मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं ना कि सारा कुछ नहीं हुआ है, ये तो माने ना। नहीं, अभी आपने कहा आप जब पैदा हुए थे तो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री लेके पैदा हुए थे? नहीं, ये तो खैर कोई नहीं करता। पढ़े थे ना, माता पिता ने आपको स्कूल में पढ़ाया ना। स्कूल में पढ़ाने के बाद आप इतने सामर्थ्य हुए कि एग्ज़ाम दिया और फिर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। हमारे माँ बाप ने भी पढ़ाया लिखाया, जो भी करा, जैसा भी करा, उसके बाद हमारी इतनी काबिलियत हुई ना कि हमने IIT भी क्रैक करा, वो बने, उसके बाद अपने दम पे मेहनत करी, तब जाके आज हम वहाँ बैठे हैं ना जहाँ बैठते हैं। नहीं तो 10 साल मिले भी तो आप क्या 5 साल में इंजीनियरिंग कर ली थी पैदा होने के बाद? नहीं, बात ये नहीं, हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने 35 साल में गरीबी हटाई, कोशिश किया। हाँ, गरीबी हटाई। क्या रेट था गरीबी का? 28%, बिलो पॉवर्टी लाइन। आज की लेटेस्ट रिपोर्ट 5%। ये जो फ्री अनाज आपने दिया कोरोना काल में, आपने जो शुरू करा, एक अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद आपने जो फ्री अनाज शुरू करा, आज वही पॉवर्टी BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो 23% से कम होकर 5% पे आ गई। बिलो पॉवर्टी लाइन कैसे कैलकुलेट करी जाती है? ये नहीं कैलकुलेट करी जाती है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है, पेट में रोटी है, सामर्थ्य है पैसे खाना खाने की नहीं है। अरे तो आप जब इतने करोड़ लोगों को जब फ्री में राशन दे देंगे तो आप कहेंगे साहब हमने गरीबी रेखा मिटा डाली। तो गरीबी का मूल आधार क्या है? मूल आधार ये है कि आप कौन से ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं या आपके पेट में रोटी जाती है? नहीं, हमारे यहाँ तो साक्षरता का भी जो है बड़ा ऊंचा पैमाना है। नहीं, जो अपना नाम लिख देता है ना उसको हमारे यहाँ इलिटरेट। हाँ, तो केरल भी साक्षर है, इसी तरह होगा। लिटरेट तो केरल भी है, तो इसी तरह होगा। लेकिन केरल आज सरकार से ग्रांट मांग रहा है। अरे दिवालिया हो गया सुने। तो देखिए, वेनेजुएला में सरकार ने कहा हम सारे काम करेंगे, कंपनियां भी हमारी होंगी, खाना भी हम खिलाएंगे, सब भी हम खिलाएंगे। आप अच्छा हुआ इस तरफ जा रहे हैं। आप चलिए चलिए। आपको लाइन लगानी होती थी। आज वेनेजुएला की देखिए, 2 चीज़ें होती है, आपको खाना खिलाएंगे या आपकी इतनी सामर्थ्य आपकी पैदा करी जाए। हमने आपको बेसिक रोटी चावल दिया, ठीक। अब आपको उसमें सलाद भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, स्वीट डिश भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो आप सामर्थ्य करो। सामर्थ्य के द्वार हमने खोल दिए। अच्छा। लेकिन जो लोग, अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी ने कहा कि मैं MBA करा हुआ हूं, मुझे 20,000 का नौकरी करता हूं। उससे पूछा MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? बिजनेस होता है। अरे भाई, MBA का फुल फॉर्म बताओ ना। कि आप दर्शकों, मैं जब भी कोई बोले ना कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं, एक छोटा सा काम करो, आप जाके उस बंदे को बोलो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बता दें। ये ऐसे आप जनता से मतलब नहीं। देखिए,
खिड़की के द्वारा चिट से बहुत सारे लोग पास करते हैं। सरकार नौकरी के लिए काम नहीं कर रही है, सरकार स्वरोजगार के लिए काम कर रही है। यही मैं पूछने वाला था आपसे, क्योंकि देखिए बेरोजगारी आपने सीधे कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, और नौकरी का मतलब तो साहब नहीं, नौकरी का मतलब तो रेलवे का बाबू होता है, पुलिस का दरोगा होता है। नौकरी का तो यही मतलब होता है ना, बैंक की नौकरी दिलाइए आप जो है सबको। एक मिनट, आपने कहा 2 करोड़ नौकरी, ये 2 करोड़ वाली कहानी मैं बहुत सुनता हूँ। आप मेरे को एक वीडियो दिखा दीजिए, एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, एक लेक्चर दिखा दीजिए, एक कमिटमेंट दिखा दीजिए जहाँ 2 करोड़ नौकरी दूंगा, और 2 करोड़ नौकरी के साथ एक चीज़ और जोड़ दूँ, 15 लाख आपको दूंगा। हाँ, ये हमारे सारे नेता कहते हैं, सब लोग पिछले 10 साल से यही कहा जा रहा है 15 लाख। अब मैं अगर ये बोलूं कि मेरी सोच और मेरे काम करने का तरीका या मेरे सोचने का तरीका प्रधानमंत्री से मिलता जुलता है, या मेरे काम करने का तरीका 18-19 घंटे वही है जो मैं प्रधानमंत्री काम करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं प्रधानमंत्री हो गया। मैं तो राजनीति में हूँ नहीं, मैं तो किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। तो जी मैं प्रधानमंत्री नहीं बना, प्रधानमंत्री ने बोला था गौरव प्रधान को प्रधानमंत्री बनाएंगे, नहीं बनाया, नहीं बोला था। तो उन्होंने, मोदी जी ने क्या बोला था कि हमारा इतना पैसा है बाहर, इतना पैसा इस देश का लूटा हुआ है कि अगर वो सारा पैसा आ जाए तो सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। ये इसमें कहाँ बोला है कि 15 लाख रुपए डाल दूंगा? अच्छा, ये उसी तरह की बात हो गई जैसे 4 लोग हम लोग बैठे हुए हैं, तो बोले भाई हमारे फलाने पे 4000 रुपये की उधारी निकलती है, अगर वो दे दे तो सबको 1-1 हजार रुपये आ जाए। ये उसी तरह की बात हुई है। अच्छा, तो ये बताइए साहब, ये नौकरी बेरोजगारी वाला मामला, आप कहते हैं कि हमने इतने रोजगार पैदा किए, रोजगार का मतलब क्या होता है पहले तो ये बता दीजिए। सरकारी नौकरी ही तो रोजगार समझी जाती है ना। किसने कहा? अरे अगर जो इंसान ईमानदारी से वड़ा पाव लगा रहा है, छोले भटूरे बेच रहा है, या प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या मैकेनिकल इंजीनियर है, या प्रोडक्शन लाइन पे काम कर रहा है, वो नौकरी नहीं? तो रोजगार है। नौकरी हो या स्वरोजगार हो, पर्पस क्या है? रोजगार, सामर्थ्य पैदा करना ताकि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सको, आपका जो पोषण है वो आप कर सको। एक चोर उचक्का भी रोजगार है उसका, लेकिन उसका रोजगार क्या है? लोगों को लूटना। वो गलत रोजगार है। पर्पस तो वही है ना, वो उसके लिए रोजगार है। चोर उकट्टे डकैत, उनके लिए वो रोजगार है, आपके लिए रोजगार है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनका रोजगार यही है कि जो यूट्यूब से पैसा मिलता है कि नहीं? तो मैं भी हूं, मैं भी बहुत सारे काम करता रहता हूं, लेकिन कमाई का मेरे भी साधन है। मैं कंसल्टिंग करता हूं, बड़ी कंपनियों को कंसल्ट करता हूं, डिजिटल पे हो, डेटा पे हो, वो कंसल्ट करता हूं, उससे मेरा एक मेहनत आता है, जिससे मेरे परिवार का पोषण होता है। ये सब रोजगार में आएगा? क्यों नहीं आएगा? सब आएगा। क्यों नहीं आएगा? मतलब आपका ये कहना है जब आप राजनीति में हो, एक बात आप सोच लिए, राजनीति और फौज रोजगार का माध्यम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है। अच्छा, जब बिहार में और यूपी में वो जब अग्निवीर आया था तो सबने बात करी कि हमारे तो लोग सेना में जाने के लिए तैयार हैं और नौकरी के लिए तैयार हैं, सरकार नौकरियां रिलीज नहीं करी है। मेरे मित्रों, भारतीय सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रोजगार के साधन नहीं है, रोजगार प्रोवाइड नहीं करते। अगर आप वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं रोजगार के माध्यम से तो आप गलत हैं। और राजनीति सेवा भाव है, राजनीति रोजगार का साधन नहीं है। ये चीजें बदल रही हैं, ये अपने दिमाग में साफ करके लिख लीजिए। तो ये मतलब आपका ये है कि डेवलपमेंट में एक तरफ रोजगार का मतलब सारा कुछ रोजगार है। हालांकि आप लोगों ने पकौड़े तलवाने का भी काम किया था। भाई साहब, पकौड़े तलने वाला मर्सिडीज में आता है। लोग बड़े बड़े 5 स्टार के शेफ, जिनको किसी कारणवश कोरोना में नौकरी से हाथ धोना पड़ा या नौकरी से निकल गए, और अब बहुत सारे लोग ये काम छोड़ के 5 स्टार में नौकरी छोड़ के ठेला लगा रहे हैं, एंड दे आर अर्निंग मच बेटर। भाई कोई भी काम आप कीजिए, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, चाहे कहीं पर भी हो,
तो आपके अर्निंग एक सीमित अर्निंग होती है। लेकिन रोजगार आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि वह सीमित को असीमित कर सको। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल पे। ठीक ठीक। अच्छा गौरव जी, सरकारी नौकरी के पीछे लोग क्यों भागते हैं? ये बहुत पुराना है। एक बार सिक्योरिटी है, कोई निकाल नहीं सकता, बैठे रहेंगे। सिक्योरिटी वगैरह वाली उसमें भी आप लोग फिल्टर लगा रहे हैं दुनिया भर का। सरकारी नौकरी में एक बार दिल्ली में IIT के पास में एक जगह है जहाँ पर सारे IAS एस्पिरेंट रहते हैं, दुकानें भी हैं बुक्स वगैरह की। तो वहाँ मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा कैसा चल रहा है? कहता बढ़िया चल रहा है। कितने अटैम्प्ट दे लिए? बोले शायद उसने बोला था 3 अटैम्प्ट दे लिए। मैंने कहा यार फिर कुछ और काम करो, कहाँ इसमें पढ़े हो और क्यों पढ़े हुए हो? तो उसका एक जवाब पता है क्या है? वो आज तक मुझे याद है और ये बात 20-25 साल पुरानी है। उसने कहा इसमें कमाई के बहुत साधन हैं। कोई भी सरकारी नौकर सरकारी सैलरी के लिए काम नहीं करता था काम करते थे कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो इसमें कमाई के साधन बहुत हैं। असीमित कमाई, वो असीमित कमाई मोदी ने बंद कर दी। सुधर गए सब। आपने था बड़ा स्मार्टली बोल दिया। सुधरे, मैं ये नहीं कह रहा डाउन द चेन सब सुधर गए, लेकिन सुधार तो ऊपर से नीचे होगा। ऊपर मैं बोल सकता हूँ सुधर गया। चलिए, अभी इसमें भी आप कम से कम अपनी कमी माने कि पूरा नहीं हो पाया। देखिए अब फिर वही बात नहीं, अभी आपको 2 पॉइंट मिला है मुझे। अभी 2 टर्म हुए हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। 4 टर्म होने दीजिए। वैसे तो हम यहाँ 10 टर्म के लिए बैठे हैं। मतलब 10 अगले 50 साल कांग्रेस नहीं आ रही, भाजपा है। तो अभी आप हमें 2-3 टर्म और देखिए, ये भी सुधर जाएगा। ठीक है, चलिए मान लिया आपने, इसमें दिखा दिया सब बड़ा अच्छा अभी तक अच्छा। आप यूपी में बैठे, हम यूपी में बैठा हूँ। आज से 7 साल पहले कोई सोच सकता था जो यूपी आज है? सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है स्टेट वाइज और पहली बनने जा रही है। किसी ने सोचा था कि जो प्रदेश जाति, रिलीजन, उठापटा, गुंडागर्दी के लिए जाना, यही पुलिस है यूपी की जो गुंडी मानी जाती थी, गुंडों की राइट हैंड मानी जाती थी। आज वही यूपी है ना। करके दिखा दो कुछ यहाँ पर। जादू चला दिया आप लोगों ने। नहीं तो देखो, लीडरशिप बहुत कुछ चेंज करती है। 10 साल में व्यवस्था वही है, पुलिस वही है, बाबू वही है, ब्यूरोक्रेसी वही है, सिस्टम वही है, सब वही है। लीडरशिप बदली ना। जब लीडरशिप नहीं खाएगी तो नीचे वाले कैसे खा लेंगे? ठीक भाई है। आपका भी संबंध IAS अफसरों से भी है, IPS से भी है। आपको पता है ना, वो एक लिफाफा मूव करता है, वो हर बंदे के पास जाता है, वो अपना हिस्सा निकालता है और फिर वो लिफाफा आगे चला जाता है। मित्रों की दुखती रग पे हाथ मत रखिए, छोड़िए। अब मेरे एक IPS से बात हुई तो लिफाफे वाली बात हुई, तो उन्होंने कहा गौरव सर हम करना नहीं चाहते, लेकिन अगर हमें सिस्टम में रहना है तो हमें वो अपना हिस्सा निकालना है। ये बड़ी बात ठीक है ना? हाँ। ऐसा नहीं कि सब करप्ट है, लेकिन कुछ लोगों को वो हिस्सा निकालना है, क्योंकि अगर वो नहीं निकालेंगे प्रमोशन होनी नहीं है। हर हफ्ते ट्रांसफ़र होंगे, हर महीने ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि कोई भी सिस्टम नहीं चाहता कि उसके कंफर्ट जोन को कोई चैलेंज करे। और अगर आपको उस जोन में रह के काम करना है तो आपको उस मानसिकता से काम करना पड़ेगा, और वो मानसिकता तोड़ फोड़ और मारकाट की राजनीति से नहीं होती है। आपको उनको साथ लेके चलना है, उनको ग्रूम करना है और उनको बदलना है, और सिस्टम में एक स्वच्छता लानी है जो आज आई है। इसीलिए समय लगेगा। गौरव जी, यहाँ भी ना, मतलब इसको कहते हैं आप लोग 10 साल सरकार में रह के इतने स्मार्ट हो गए हैं। हम स्मार्ट हो गए या हम पहले से थे? नहीं, ठीक है, सरकारी स्मार्टनेस। हम हर तरह से स्मार्ट हमेशा से थे, क्योंकि हमारा ध्येय भारत था, हमारा ध्येय अपनी जेब भरना नहीं था। मतलब यहाँ भी आपने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सरकारी तंत्र अपने आप नहीं सुधरा है, चूंकि ऊपर यानी आप लोग, नेताजी लोग, इस समय जो मंत्री हैं बीजेपी के या बीजेपी के समय के, वो लोग नहीं खा रहे हैं, इसलिए नीचे वाले सुधर गए। इसमें भी क्रेडिट आप अपने ले। यहाँ मैं एक मंत्र आपको देता हूँ।
और चूंकि आप ब्यूरोक्रेसी से काफ़ी संबंध रखते हैं और हम भी रखते हैं, कोई भी सरकार है, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी की भी हो सरकार है, बाबू हमेशा ये सोचता है वो 5 साल के लिए आया है, 5 साल के बाद निकल जाएगा, काय के लिए हम चेंज हों। हाँ, यही होता है। हाँ। फिर जब 5 साल के बाद वही सरकार फिर से रिपीट होती है तो बाबू कहता है हो, अब अगर हम चेंज नहीं हुए, थोड़ा सा नहीं बदले, चेंज नहीं हुए, तो हमारे प्रमोशन नहीं रुकेंगे, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वो काम करने लगता है सरकार के हिसाब से। फिर जब 5 साल की सरकार आती है, तीसरे टर्म की वही सरकार आती है, तो बाबू सलाम ठोक के बोलता है साहब करना क्या है, इसमें ये आइडिया है, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, बिना सिस्टम को डिस्टर्ब करे हुए। क्योंकि भारत ना इजराइल है जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है, भारत ना फिनलैंड है, नॉर्वे है जिसके लोग एग्जाम्पल देते हैं, भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। परिवार बना डाला आपके मोदी जी ने तो उसको। तो 140 करोड़ के देश को मारकाट से सुधारा नहीं जा सकता, लीड बाय एग्जाम्पल। जब मैं नहीं खा रहा हूं तो मेरे नीचे वाले भी पहले खाएंगे, बाद में 5 साल बोलेंगे यार ये नहीं खाते, हमें अभी अच्छा नहीं लगता, हमारी भी ग्रोथ रुकेगी, पता तो इनको सब है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक बार एक मंत्रियों की मीटिंग हो रही थी तो हमारे मोदी जी पहुंच गए, तो उन्होंने एक मंत्री के कंधे पे हाथ रखा, बोले यार घड़ी बहुत अच्छी है तुम्हारी। तो वो भी मंत्री खुश हो गए कि प्रधानमंत्री घड़ी की तारीफ कर रहे हैं। उसी वक्त उन्होंने बोला जहाँ से आई है वहीं वापस कर देना। अगले दिन वो घड़ी जिन्होंने दी थी उनके घर पहुंच गई और मंत्री जी घर पहुंच गए। अब वो हटा दिए, कहाँ है? अच्छा चलिए, नाम का अंदाजा दर्शक नाम का अंदाजा लगा लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिए, नाम का अंदाजा देखते हैं कितने दर्शक लगाते हैं। अच्छा एक चीज, अब तीसरे पॉइंट की तरफ, आपने कड़वी दवाई की बात कर ली, डेवलपमेंट का आपने इतना सारा गिना दिया, ठीक है मानते हैं डेवलपमेंट बहुत सारा दिखाई भी दे रहा है। अब मैं कम से कम एक बात मेरे को बताओ आप, पूर्वांचल है हमारा, सबसे पिछड़ा बुंदेलखंड और पूर्वांचल का एरिया, आपने क्या दिया? आपने वहाँ बिजली दी 24 घंटे, आपने वहाँ अच्छी सड़क दी, 8 लेन हाईवे, 8 या 16 लेन हाईवे दिए, एक्सप्रेस वे दिए, मूलभूत सुविधा जो सरकार दे सकती है और जो सरकार का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, बिजली, पानी, सड़क, सिक्योरिटी तो लॉ एंड ऑर्डर से आती है, आप यूपी देख लो, सिपाही जी, आपने ये 3 चीजें मूलभूत दे दी, बाकी तो लोगों में सामर्थ्य है। अब बुंदेलखंड भी उठ रहा है, पूर्वांचल भी उठ रहा है। चलिए, पहले आप लखनऊ के बाहर देखते नहीं थे, दिल्ली मुंबई के बाहर देखते नहीं थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आपकी सड़क हो गई, रेल हो गई, हवाई यात्रा हो गई, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। भाई मैंने आपको एक दुकान बना के दे दी, अब उसमें आप हेयर ड्रेसर बनाओ, छोले भटूरे का स्टॉल लगाओ, साड़ियों की दुकान लगाओ, ये चिकन का काम करो, वो तो आप पे निर्भर है ना, जो आपकी सामर्थ्य है आप वो कीजिए। हाँ, या शटर बंद करके अपना गायब रहो, ये भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, 2 पॉइंट हमने, एक जो कड़वी दवा, एक तो हमारे कांग्रेसी जो आत्माएं हैं जिनके साथ मैं इस समय चल रहा हूँ, गौरव जी के साथ बातचीत करते हुए, तो आपने एक चीज़ तो कह दिया, कड़वी दवा पे काफ़ी बात हो गई, डेवलपमेंट पे काफ़ी बात हो गई। अब एक चीज़ जिसमें आपके वाले यानी राष्ट्रवादी लोग, भाजपा के वोटर, भाजपा के सपोर्टर, उसके पक्ष में लिखने वाले बहुत, आपने कहा ना बहुतेरे यूट्यूबर, तमाम भगवा ध्वज लेकर चलने वाले, झंडा उठा के चलने वाले, हिंदू जपने वाले, वो भी इसमें आपकी बुराई करते हैं, आपके नेताजी की, आपके सरकार की। देखिए वो क्या है कि साहब आप, अब कारण क्या है, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने राम मंदिर बनवा दिया, आपका वादा था, आपने राम मंदिर बनवा दिया, लेकिन उसी के साथ ये बताइए, आप एक जो मंदिर इकोनॉमी और एक जो रिलीजियस टूरिज्म ये जो डेवलप कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े आप जो है कॉरिडोर्स बना रहे हैं, भव्य मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, मैं देखिए आस्था की वजह से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हमारे कांग्रेस वाले नहीं गए राम मंदिर में, वो अलग इशू है,
लेकिन आप ये रिलीजियस टूरिज्म से धर्म को बाजार की वस्तु नहीं बता रहे हैं। ये सबसे ज्यादा सवाल आपकी तरफ वालों से सनातन धर्म बाजार की वस्तु कब नहीं था? नहीं, ये तो मंदिर इकोनॉमी वाली बात करते हैं आप, जो वैदिक में था। सनातन धर्म में आपको बहुत सारे जो पुराने मंदिर है, खास तौर से नॉर्थ में तो हमने साफ कर दिया, साउथ में जो सनातन बचा 2014 से पहले वो हमारे दक्षिण भारत में रहा। देखिए दर्शकों, दो चीजें हमेशा याद रखो। जब सिविलाइजेशन कोई भी शुरू हुआ, नदी के किनारे हुआ, ठीक है। जब सिविलाइजेशन नदी के किनारे हुआ ताकि वहां मूवमेंट हो सके गुड्स की, ठीक है। उसके बाद वो गया समंदर के किनारे, इंटरनेशनल मार्केट। जब आप इंटरनेशनल जब अपने भूखंड से निकल के दूसरे देश में जा रहे हो तो आपने समुद्र मार्ग के, तो आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो प्राचीनतम से प्राचीन नगरी जो हैं, नगर, वो रिवर के साइड में है। सनातन धर्म में मंदिर हमेशा केंद्र बिंदु रहा व्यवस्था का। मंदिर लोन देता था व्यापारियों को, और ऐसे बहुत सारे ताम्रपत्र रिकॉर्ड में हैं जो तांबे पे लिख के, और उसे क्या बोलना चाहिए हिंदी में नहीं पता, ताम्रपत्र, पर इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, हाँ। कि भाई मैंने तुम्हें 100 रुपये दिए, तुम मेरे को 200 रुपये वापस दोगे, 110 रुपये वापस दोगे। तो ये जो मंदिर हैं जिसमें आज आप बात करते हैं ये 5,000 करोड़ है, ये 7,000 करोड़, ये मंदिर पैसा खर्च भी करते हैं। स्कूल है, अस्पताल हैं, सड़कें हैं, गांव है, उनका ये व्यवस्था को बर्बाद करा अंग्रेजों के समय से, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, और उसके बाद जो हमारे कारे अंग्रेजों ने 70 साल भारत में राज करा। आज आप अयोध्या का एग्जाम्पल देख लीजिए, लगभग 2 लाख लोग हर रोज दर्शन कर रहे हैं, यानी 60 लाख महीने में, 60 लाख महीने में तो 10 महीने में 6 करोड़, ठीक है ना, 12 महीने में। अब ये यूपी की पॉपुलेशन कितनी है? 22 करोड़, करेक्ट। अयोध्या की पॉपुलेशन कितनी है? बहुत कम है, 2 लाख। 3 किलोमीटर में कुल फैला हुआ शहर, पूरा 3 किलोमीटर का शहर है। अब ये जो करोड़ों लोग आ रहे हैं अयोध्या, ये किसी गाड़ी से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, किसी होटल में रहेंगे, कहीं खाना खाएंगे, फूल माला चलाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जो सबसे छोटा काम है वो है फूल बेचना। अब अयोध्या के आसपास के किसान सब्जियां उगा रहे हैं ताकि वो जो 7 करोड़ लोग आ रहे हैं उनका पेट भर सके। फूलों की बड़ी शॉर्टेज चल रही है, फूलों की शॉर्टेज हो गई है। अब ये किसान अगर फूल उगाएं तो व्यवस्था में बदलाव है। अब ये सारी चीजें जो आ रही हैं सब डिजिटल हो रहा है ना। एक मिनट, सब डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, ठीक है, हाँ। डिजिटल ट्रांजैक्शन में टैक्स कैलकुलेट हो रहा है ना, जीएसटी जा रहा है ना, सरकार भी कमा रही है, व्यवस्था भी कमा रही है, लोग भी कमा रहे हैं, जगह का उत्थान भी हो रहा है। तो केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु मंदिर है। तो यही तो आप वाले कहते हैं कि ये हमारे धार्मिक तीर्थ स्थलों को बाजार बना रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, सनातन इकोनॉमी का मतलब। अब बाजार, मैं आपको बाजार का एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मेरा शहर है, मेरे शहर के चारों तरफ 20 गांव हैं। हर गांव का एक कुल देवता होता है, कुल देवी हो या कुल देवता होता है। हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, मेला लगता है, मेले में लोग सामान बेचते हैं, गांव वाले सामान खरीदते हैं। फिर मेले वाले सामान बंद करके जब वो 5 दिन का फेस्टिवल हो जाता है, 5-7 दिन का, वो बाजू के गांव में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ का कुल देवता है। तो ये व्यवस्था इकोनॉमिक नहीं है। मतलब आप फिर इसका मतलब है कि मंदिर गवर्न इकोनॉमी और मंदिर गवर्न सारी व्यवस्था में वापस ले जाना चाहते हैं। सनातन का मूल आधार ही मंदिर गवर्न है, तो आप उधर ही ले जाना चाहते हैं। आस्था का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने हाथ जोड़े भगवान जी के और बिना खाए पिए आप खाए पिए वापस आ जाएंगे। अच्छा, तो एक कड़ा सवाल बता दीजिए। हाँ? आप सब कुछ मंदिर में ही जब ले जाना चाहते हैं तो मंदिर के बिना ये मस्जिद वाले और चर्च वाले और गुरुद्वारे वाले क्या करेंगे फिर? कौन से मंदिर, कौन सी मस्जिद में और कौन से चर्च में फूल चढ़ते हैं, प्रसाद चढ़ता है, माला चढ़ती है, वस्त्र चढ़ते हैं, भोग चढ़ता है? नहीं, तो एक तरफ आपने मंदिरों को तो सरकारी कब्जे में रखा हुआ है और मंदिर बाकी हाँ सरकार, बड़ी अच्छी बात, मंदिर सरकारी कब्जे में। ये स्टेट सब्जेक्ट है या सेंट्रल सब्जेक्ट है?
दर्शकों ईमानदारी से कहना पड़ेगा ये स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट है। उत्तराखंड ने मंदिर लेने के लिए करा, आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और आपके जो ठेकेदार हैं विराट हिंदू, वो पहुंच गए वहां लड़ने कि ये मंदिर क्यों ले रहे हैं। अब होगा क्या? मंदिर अगर, मैं भी चाहता हूं सरकारी कब्जे में ना रहे, लेकिन अगर सरकारी कब्जे से हटा ना तो ये माफिया बन जाएंगे। फिर दुकानें ये डिसाइड करेंगे किसकी लगेंगी, पंडित कौन होंगे वो डिसाइड करेंगे। अभी तो सरकार का, हाँ प्रॉब्लम, हम सरकार की बात क्यों करते हैं कि सरकार के कंट्रोल से हट के जाए, क्योंकि सरकार पैसा खा लेती है, जैसा आंध्र प्रदेश में होता है या तमिलनाडु में होता है या केरल में होता है। यही तो दिक्कत है आपको लोगों को। यही कारण है कि आप बात करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट में ले आइए इसको, सारे मंदिर। संविधान संशोधन चाहिए ना उसके लिए। तो आप कह लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने 370 किस बात के लिए मांगा, तो हमको तो लग रहा है आप लोग ले भी रहे हैं। तो हम बोल तो रहे हैं 370 दो, तो ये सब करेंगे आप? अब जो काम होंगे ना वो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है गौरव जी, अभी तो हम आपके जो 10 साल हैं इस पर बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो ये मंदिर इकोनॉमी वाला बात जो है, कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि यहाँ तो फिर आप अपने रूट्स पे वापस जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम सनातन की स्थापना कर रहे हैं। जो सिविलाइजेशन अपने रूट को छोड़ देती है उस सिविलाइजेशन का अंत हो जाता है। सनातन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। आप बता दीजिए कौन सी सिविलाइजेशन बची रहेगी दुनिया भर में? रोमन एम्पायर भी खत्म हो गया, और जो थे वो भी, इतना हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन जो एम्पायर थे वो खत्म हुए। सनातन बचा रह गया ना। अपनी जड़, आप भी परिवार में अगर अपनी जड़ खोद दो तो आपके परिवार का क्या, आप तो कटी पतंग हो, जो चाहे वो लूट ले। तो इसका मतलब है कि हम लोगों का आरोप ये वाला तो बिल्कुल सटीक है कि आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं धीरे धीरे, बस आपने साइन बोर्ड नहीं लगाया। नहीं, हम हिंदू, और हमें लगता है कि आप साइन बोर्ड कभी लगाएंगे भी नहीं हिंदू राष्ट्र। हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे, और बना डालेंगे आप ना। हम हिंदुओं को जगा रहे हैं। अरे तो जगाएंगे तो अपना भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। सवाल यह है कि आप हिंदू कब बनोगे। मैं हमेशा से ये बात बोलता हूं, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। आप हिंदू कब बनोगे? हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। 80% भारतीय सनातनी है, लेकिन क्या है कि हिंदुओं की प्रॉब्लम ये है कि 60% सेकुलर है। प्याज टमाटर पे बिक जाते हैं। कभी आपने मुसलमान को देखा है टैक्स पे लड़ते हुए, या प्याज पे लड़ते हुए, या टमाटर पे लड़ते हुए, या पेट्रोल के पैसे पे लड़ते हुए? हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और जिस दिन ये नहीं रहेगा उस दिन भारत खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आप हिंदू कब बनोगे। और हिंदू बनने का अर्थ ये नहीं है कि झंडा लेके, तलवार लेके दुनिया भर में घूमो। अपने लोगों का साथ दो, तिलक लगा के झिझक ना हो, रक्षा सूत्र बांधने पे आपको शर्म ना आए। मैं यूएस की मीटिंग में भी बैठता हूं, मैं विदेश में भी मीटिंग में जाता हूं, ये रक्षा सूत्र नहीं हटता है। वो पूछते हैं क्या है तो मैं समझाता हूं वो क्या है। हाँ, तिलक विलक मैं नहीं लगाता, तिलक नहीं लगाता, अजीब कारण है, लेकिन अभी मैं शुरू कर दूंगा वो भी। नहीं, ये तो ठीक है। आप लोगों ने अरब में मंदिर बनवा डाले, ये सब सोचा था? नहीं, सोचा तो नहीं। अब अरब के मंदिर में जो बनाए हैं उसकी कहानी सुन लो। अब ये हाइपोथेटिकल है क्योंकि मेरे पास इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ होगा। हाँ। तेल खत्म हो रहा है वहाँ, हाँ, इकोनॉमी खत्म हो रही है। मोदी जी पहले मिले, उन्होंने समझाया होगा बेटा सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भारतीय हैं, संपन्न भारतीय, उसमें भी गुजराती हैं, क्योंकि वो इकट्ठे जाते हैं। 20 गुजराती परिवार जाता है, परिवार 20 का, 30 का, 40 का होता है। स्वामी नारायण मंदिर बनाओ भाई, कृष्ण मंदिर क्यों नहीं है, राम जी का मंदिर क्यों नहीं है, शिव जी का मंदिर क्यों नहीं है? क्योंकि इकोनॉमी, जब इकोनॉमी का ई बोलते हैं हम, तो सबसे पहले दिमाग में शब्द घूमता है गुजराती, हमारे भाई लोग। मंदिर इकोनॉमी से टूरिज्म बढ़ेगा, उसमें से 4 बिजनेस भी शुरू करेंगे वहाँ पर,
हमारा लेन देन भी बढ़ेगा, आपका लेन देन भी बढ़ेगा। और 140 करोड़ लोग बैठे हुए हैं दुनिया घूमने के लिए भारत में, तो इससे बड़ा टूरिस्ट और डेस्टिनेशन अगर मर्ज कर दिया जाए तो दुबई तो खिल गया। फिर दुबई को वो डॉलर लेने की और भीख मांगने की वैसे ज़रूरत नहीं है। जियोपॉलिटिक्स है, मतलब ये आपका, आपने लॉन्ग टर्म पे अमेरिका काट दिया है। नहीं लॉन्ग टर्म पे तो फिर इसका क्या मतलब है? एक दिन आप लोग जो है पता चलेगा कि लोग गल्फ जा रहे हैं और मक्का मतलब वो हज करने नहीं जा रहे हैं, उसके साथ तो आज भी भैया, यात्रा पे भी जा रहे हैं। आज भी आप बॉम्बे एयरपोर्ट पे खड़े हो जाइए, फ्लाइटें गिन लीजिए, दिन की 20-25 फ्लाइट है मिडिल ईस्ट जाने के लिए। कौन से देश की है? क्योंकि ठीक, अगर आप बम्बई दिल्ली वाले हैं, मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा, होंगे, मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन मुंबई और दिल्ली की अगर आप बात करें तो लोग तो दुबई को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे बाजू की कॉलोनी में जाना है। भाई 4 घंटे देहरादून की ड्राइव करने से अच्छा 2 घंटे की फ्लाइट लेके दुबई पहुंच जाओ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। अच्छा, आप चूंकि अब दुबई की बात आपने छेड़ दी है, और मंदिर के बहाने दुबई की बात आ गई, यानी विदेश की बात आ गई। विदेश में 2 चीज़ है। अभी इधर एक आरोप आया जिसका आपके विदेश मंत्री ने बड़ा अच्छा जवाब भी दिया था, वो जवाब मुझे पसंद आया। एस जयशंकर साहब ने जवाब दिया कि साहब, किसी ने एक हवाले से आई कि मालदीव के हवाले से ही कि भारत जो है वो थोड़ा दादागिरी दिखाता है अपने आसपास के जो छोटे कंट्रीज़ हैं। तो जयशंकर साहब ने कहा कि अगर जो अर्दब दिखाता है या जो टेलर टाइट करता है या जो डराता धमकाता है वो पैसे नहीं देता, इतनी बड़ी बड़ी एड्स नहीं देता। ये चीज़ 10 साल मोदी जी के पूरे हो गए। मोदी जी ने शुरुआत में हम लोगों ने मतलब आरोप लगा कि ये देश में रहते ही नहीं है, ये तो विदेश यात्रा में रहते हैं। बड़ा मजा आया हम लोगों को शुरुआत में, हम लोगों को लगा कि अच्छा खासा प्रधानमंत्री आपने दे दिया है, ये तो बाहर ही रहेंगे। शुरुआत में 2014 से 19 वाले टर्म के शुरुआती 2-3 सालों में वो गए बाहर, अब बाहर भी बहुत कम जाते हैं। भारत 10 साल पहले वैदेशिक मामलों में कहाँ था, दुनिया के मामलों में कहाँ था, जियोपॉलिटिक्स में कहाँ था? 10 साल के बाद आप जरा उपलब्धि अपनी गिना दीजिए। 2 विषय बोल रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। अमेरिका में बैठे रहते थे प्रधानमंत्री या छोटे छोटे देशों में जाते थे? यूएस बैठे रहते थे ज़्यादातर। कहाँ, कितनी बार गए? फिजी छोटा देश है, अमेरिका जैसा है। पप्पू गियाना अमेरिका जैसा है। मॉरिशस, अच्छा, मैंने सोचा पहले वाले प्रधानमंत्री नहीं, पहले नहीं, ये नरेंद्र मोदी। ये तो ऐसी जगह जाते हैं, हर जगह से जाके पता चलता है, ब्रेकिंग यही आती है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो यहाँ गए। इसको पाक कीजिए थॉट को, इसको एलैबोरेट बात छुआते हैं क्या क्या, इसको एलैबोरेट करेंगे। आपने नई दुकान खोली ग्रोसरी की, आप जो आपके पास की कॉलोनियाँ हैं, आप सबके घर जाते हैं ना, लीफलेट सबके घर में देते, भाई मैं दाल 50 रुपये नहीं 40 रुपये दे रहा हूँ, चावल इतने दे रहा हूँ। बहुत मेहनत करते हैं आप, महीना 2 महीना 6 महीना, आप मल्टीपल तरह से मल्टीपल टाइम आप जाके लीफलेट वगैरह देते हैं ना। ठीक है। फिर एक वक्त आता है जब आप आराम से घर में बैठते हैं, अपनी दुकान के गल्ले पे बैठते हैं और ग्राहक आते हैं या फ़ोन करके बोलते हैं भाई साहब 5 किलो दाल भेज दो, आप लड़के को बोलते हो बस दे। भारत क्लोज इकोनॉमी नहीं है, भारत विश्व का हिस्सा है। जब तक भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो कंजम्पशन के लिए मार्केट भी तो ढूंढना है, अपना मार्केट भी तो बनाना है। मार्केट कैसे बनेगा? अपने विदेश जाओ, कमरे में बंद हो जाओ और उससे मार्केट बन जाएगा आपका? आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको बिजनेस प्रपोजिशन देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आप दूसरों से अच्छे क्यों हो। जब मोदी जी बैठते हैं ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो अफेक्ट की बात करते हैं तो वो विदेश को बता रहे हैं ना कि भारत में बना हुआ माल विश्व स्तर का है। जब विदेश बोलेगा, अच्छा विदेश की जो भी है वो आके बोलेंगे ठीक है जी हम आपसे माल खरीदते हैं, तो आप माल बनाओगे, फैक्ट्री चलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, उसके साथ 50
एक्सेलरी चीज़ें चलती हैं, उनको काम धंधा, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे ढाबे वाला हो, चाहे चाय वाला हो, चाहे लोकल ट्रांसपोर्ट हो, वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी कम बढ़ेंगी। आपकी एयरलाइन भी बढ़ेगी, आपकी ट्रेन भी बढ़ेगी, आपको सामर्थ्य लोगों की बढ़ेगी, तो 500 रुपये का टिकट वो 2500 रुपये में टिकट लेने को तैयार है। कल मैं जिस ट्रेन से यहाँ आया, पैर रखने की जगह नहीं थी एग्जीक्यूटिव क्लास में, सारी सीटें भरी हुई थी। गरीबों, यही तो आरोप है आपके ऊपर, सब कुछ काम आप अमीरों के लिए करते हैं। तो बाकी जगह क्यों खाली है? मतलब सामर्थ्य है ना लोगों के पास कि आज वो एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट लेके जा रहे हैं। आप फ्लाइट चले जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ 10 साल पहले भारत में, मैं आज से नहीं पिछले 40 साल से उड़ रहा हूँ, एयरपोर्ट खाली होते थे। आज आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाओ, अगर वहाँ लॉन्ज है तो लॉन्ज में पैर रखने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है? हर आदमी, और वो लॉन्ज एक्सेस कैसे होती है? क्रेडिट कार्ड से। यानी हर आदमी के पास क्रेडिट कार्ड है। अब क्रेडिट कार्ड ना पेड़ पे लटक रहा है, जो आपको मिलेगा वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देख के आपको मिलता है। तो यानी आपकी स्पेंडिंग पावर वो है, तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिला। वो स्पेंडिंग पावर है। आप लॉन्च में लाइन लगा रहे हो, आप देख लीजिए किसी भी एयरपोर्ट पे बड़ी लंबी लाइन होती है बाहर, है उसके तो कई वीडियो भी आते हैं। तो लंगर तो वहाँ लंगर तो लगा नहीं है, नहीं आपका क्रेडिट कार्ड लंगर से मिला है। आपकी सरकार को चिढ़ाते हैं लोग, रेलवे स्टेशन बना दिया इन्होंने एयरपोर्ट को, बना हुआ है, एयरपोर्ट पे पैर रखने की जगह नहीं। तो क्या लगता है आपको डिस्काउंट में टिकट मिल रही है? ऑन एन एवरेज 4-5 हज़ार रुपए की टिकट होती है, कहीं भी चले जाइए आप। तो कहाँ से आया भैया लोगों के पास पैसा? पहले क्यों नहीं था? अच्छा करो जी, पहले क्या 2014 से पहले सारे IAS अफसर और IPS अफसर ही थे क्या? सब कलेक्टर थे। 2014 के बाद मोदी ने सबको कलेक्टरी से हटा दिया क्या? हाँ, 2014 के बाद ये करा कि मेहनत कर सकते हो तो काम करो, नहीं मेहनत कर सकते हो दामाद बन के रहना, बाहर जाओ। अच्छा ठीक है, चलिए इस पे मान लिए, मान लेते हैं। क्या करना है भाई, सरकार आपकी है, तीसरी बार फिर आने जा रही है, आप कह रहे हैं। अब देखते हैं। हम तो उस दिन का, हम तो एक्चुअली डिस्कशन हमारा ये नहीं हो रहा है कि आने वाली है। हमारा जो क्लोज क्वार्टर है उसमें हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि पार्टी कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। अब ओवर कॉन्फिडेंस वाला मामला है ये? हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हमारे डेटा पे बेस्ड है। ठीक, देखिए अब हम आपसे नहीं पूछेंगे, एकदम लास्ट पॉइंट पे आ गए हम लोग। और मेरे अंदर आज घुसी हुई जो कांग्रेसी अतृप्त आत्मा है, वो मुझसे ये सवाल आपसे पूछवा रही है। हमने मंदिर पे घेरने की कोशिश की आपको, हालांकि अभी आपकी लिस्ट में से उसमें भी आप 100% काम नहीं किए हैं अपने हिसाब से। भाई साहब, अगले 10 साल में ये जो मंदिर इकोनॉमी आपको दिखेगी, जिसको मैं सनातन इकोनॉमिक्स बोलता हूँ, ये आप बिलीव नहीं करोगे किस लेवल पे। अयोध्या एवरेज 8 करोड़ लोग, ये 12 करोड़ तक जाएगा। काशी विश्वनाथ आज 7 करोड़ टच कर रहा है बना। ये सुन लीजिए ना, परेशानी क्यों हो रही है। उज्जैन 7 करोड़ क्रॉस कर चुका है। ये देश के लोग कहाँ जा रहे हैं? और ये जा रहे हैं तो क्या हवा में उड़ के जा रहे हैं, या सबके हाथ में वो झाड़ू वाला है, झाड़ू पे बैठ के उड़ के पहुंच गए? ट्रेन के टिकट ले रहे हैं, प्लेन के टिकट ले रहे हैं, होटल में, गेस्ट हाउस में, धर्मशालाओं में रुक रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फूल माला, प्रसाद, भगवान के कपड़े इत्यादि चढ़ावा सब ले रहे हैं। यही तो कर रहे हैं आप। तो पैसे कहाँ से आए? सबको मंदिर में लगा रखा है, सबको भगवान में लगा रखा है। मंदिर में जाने के लिए एस्पिरेशन है, तो भैया भगवान के दरवाजे जाना है तो पैसा खर्च होगा। हमको सुनाएंगे कि हमारे नेता गए नहीं। अच्छा एक चीज, आप हर चीज में अपने जीतने वाली बात करेंगे, वो ठीक है, अब वो तो दर्शक ही देखेंगे, जनता ही देखेगी। हम तो भाई कड़े सवाल पूछेंगे आपसे। पूछिए ना। ये बताइए, आप वर्ल्ड पावर बनने की बात करते नहीं है, सुपर पावर बनने की बात करते नहीं है। ये जो आपका विश्व गुरु वाला है, इसको अंतिम में आप जरा समझा दीजिए, ये विश्व गुरु क्या होता है? आप विश्व गुरु कहाँ बन गए, कब बनेंगे, कि बन चुके? क्या विश्व गुरु किसको कहते हैं? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। गुरु किसको कहते हैं? गुरु जो टीचर है। टीचर है ना, तो उसके गुरुकुल में तो सब तरह के लोग आते हैं। हाँ ठीक है, राजा महाराजाओं के भी होंगे, कम के भी होंगे, सेनापति के भी बच्चे होंगे, औरों के भी बच्चे होंगे। करेक्ट, आप सबको पढ़ाते हैं। अब
दो ऑप्शन है, भारत रेस लड़ाए सुपर पावर बनने की, तो आपके आगे दो चार खड़े हुए, उनकी सामर्थ्य और इकोनॉमिक मॉडल, इकोनॉमिक पावर आपसे ज़्यादा है फिलहाल। हाँ ठीक। 100 साल से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिस तरह से उन्होंने ग्रो करा है, क्योंकि जिस मॉडल पे वो ग्रो करे वो मॉडल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, वो फ्लॉड है। सुपर पावर कभी भी सुपर पावर अपनी सामर्थ्य से नहीं बनता, बल्कि वो दूसरे को दबा के बताता है कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। अब भारत को अमेरिका पे भी राज करना है, भारत को रशिया पे भी करना है, भारत को विश्व पे भी करना है, तो या तो हम सुपर पावर बन जाएं, 10 जगह जाके बम फोड़ें। भारत की नीति कभी भी इन्वेजन की नहीं रही है, चाहे कोई भी इतिहास के 1000, 2000, 5000 साल उठा के देखो भाई। भगवान श्री राम ने भी लंका जीतने के बाद विभीषण के हाथ में दे दी, किष्किंधा जीतने के बाद सुग्रीव के हाथ में दे दी, राज नहीं करा, ठीक है ना। तो वो सनातन प्रवृत्ति कभी है ही नहीं। अब हमारे पास रह जाता है कि हम दुनिया को मेंटरशिप प्रोवाइड करें। तो भारत की अप्रोच, एक बार क्या हुआ, मैं साउथ अफ्रीका में था, तो हमारी पार्टी थी एम्बेसी में, तो मैंने एम्बेसडर से ऐसे ही पूछा, मैंने कहा ये चाइना वाले सारे काम करते रहते हैं, यहाँ आके बेचते रहते हैं, क्योंकि हमारे साउथ अफ्रीका में चाइना कंट्रोल हो रहा था। मैंने कहा भारत क्यों नहीं करता? कहता हमारे और चाइना में फ़र्क है, चाइना ऑक्यूपाई करता है, प्रोड्यूस करता है, फिर तुम्हारी सिस्टम ख़त्म करके अपना माल बेचता है। हम उस देश में उसके लोगों को सामर्थ्य देते हैं ताकि वो हमारे साथ बराबरी में बैठ के काम कर सके, रिस्पेक्ट वहाँ से आती है। तो हमें वो बेगिंग बाउल नेसेसिटी क्रिएट नहीं करनी है, वेदर इट इज़ बाई फियर, इट इज़ ओनली बाई फियर। देखो दुनिया में दो चीज़ें बिकती हैं, या तो फियर बिकता है या होप बिकती है। सुपर पावर हमेशा फियर पे बनती है। अब डर अटैक का हो, डर भिखारी होने का हो, डर डॉलर कम होने का हो, डर इंपोर्ट का, किसी भी प्रकार का डर हो। होप मैं भी सामर्थ्य होऊंगा, मैं भी बढ़ूंगा, मैं भी लोगों को आगे लेके चलूंगा। यही मैं एक बार मैं साउथ अफ्रीका में था, एक फ्लाइट भेज के चाइना ने सारे अफ्रीका के देश के हेड को प्लेन में बिठा के चाइना ले गए और सबको दबा के ब्राइब करी। कंट्रोल क्या चाहिए था? नेचुरल रिसोर्सेज, माइनिंग कंट्रोल चाहिए था, फार्म लैंड कंट्रोल चाहिए था, ये सारी चीजें। ये आपकी नीति नहीं है, ये हमारी नीति नहीं है। ठीक, विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दर्शकों, जिस समय आप ये चर्चा दर्शकों तक पहुंच रही होगी और आप सब देख रहे होंगे, तब तक मुझे लगता है कि इलेक्शन का डेट और कैलेंडर आ चुका होगा, संभवतः आ चुका है। चलिए, तो हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं आ चुका होगा। अब चलते चलते एक ही सवाल कांग्रेस वाला आपसे पूछ रहा है, इस बार की लोकसभा में हमको कितनी सीटें दे रहे हैं? देखिए, सब लोग पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए कितनी ला रही है। आपके प्रधानमंत्री ने बता दिया कि हमको 370 और 400 प्लस चाहिए। हमारी कितनी, कांग्रेस और इंडी अलायंस की कितनी सीटें दे रहे हैं? मैं वो सीटें बात कर रहा हूँ जितनी आप डिजर्व करते हैं। अरे ठीक है ना। हेमंतो विश्व शर्मा के हिसाब से 1 दर्जन आनी चाहिए, क्रिकेट टीम से ज़्यादा बड़ी नहीं। अच्छा, मेरे हिसाब से 0 आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये है कि आप 50 से कम रहेंगे, एलओपी आपको नहीं मिलेगा इस बार नहीं। इस बार आप घुटनों पे रहेंगे और पार्टियों के साथ एलओपी किसी तरह से मिल जाए। आपको एलओपी नहीं मिलना है। भारत बदल चुका है, जात विरात की राजनीति से उठ रहा है, उठा नहीं है, उठ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है। तो प्रॉब्लम आपकी जो है कांग्रेस की, कि आप 70 साल पुरानी जो आपने राजनीतिक चीज़ें लेके चले, जो राजनीति करने का आपका तरह था, आपने 2 इलेक्शन में भी और 50 इलेक्शन हारने के बाद भी आपने वो चीज़ नहीं समझी कि लोगों को आप पसंद नहीं आते हैं। ठीक है गौरव जी। देखिए, ऐसा है, हमारे नेता कहते हैं हम आत्ममंथन करेंगे। हम पिछले 10 साल से आत्ममंथन कर रहे हैं। आत्ममंथन परिवार का आत्ममंथन होता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी बैठ के आत्ममंथन कर लिया, उसके बाद एक को प्रेसिडेंट बना दिया, जिसके पिछवाड़े पे पीठ पे आप उंगली नाक में डाल के उसके लगाते हैं, और वो आपने बगली का बकरा तैयार कर दिया है। ठीक है।
खैर, एक कांग्रेसी आत्मा की तरफ पे मैं अंतिम डायलॉग आपके सामने करूं, हम आत्ममंथन करेंगे। दर्शकों, गौरव जी अब मुझे कांग्रेसी आत्मा से मुक्त करिए। बहुत देर से मैं आपके साथ रोल प्लेइंग कर रहा हूं कांग्रेसी। आपकी कांग्रेसी आत्मा से मुक्ति चुनाव के बाद होगी, क्योंकि कांग्रेस चुनाव के बाद परिवार मुक्त हो जाएगी। चलिए दर्शकों, इसी बातचीत के साथ हमें लगता है कि ये वीडियो थोड़ा बातचीत के क्रम में लंबा हुआ है, लेकिन जब दो आभासी प्लेटफॉर्म पर बैठने वाले लोग एक साथ प्रारब्ध के आज स्टूडियो में हम लोग बैठे हुए हैं, तो एक ये नया फ्लेवर बात करने की एक प्रयास था कि इसमें मोदी जी के 10 साल और उनके सामने 5 ऐसे प्रश्न अलग अलग आयामों पर रखे जाएं, जिससे कि एक उनका मूल्यांकन हो सके उनके काम का। क्योंकि नरेंद्र मोदी वो नेता हैं, नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जो 5 साल सरकार बनाने के बाद, चलाने के बाद ये कहते हैं कि मैं अपने काम का हिसाब दूंगा। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं लगातार 2 परफॉर्मेंस देने के बाद 5-5 साल की कि हमारी अब गारंटी होगी। तो जो नेता गारंटी की बात करता है अपने नाम की, और जो नेता ये बात करता है कि रिपोर्ट कार्ड लेके प्रस्तुत होऊंगा, तो मुझे लगता है कि गौरव जी आपके साथ जो ये बातचीत हुई है, मोदी की गारंटी, हाँ, अगर आप कोई व्यवसाय करते हो तो आप पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हो, उस रॉ मटेरियल से आप कुछ सामान बनाते हो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से, ठीक है। जब आपका उस सामान पे विश्वास हो जाता है, तब आप बाजार में जाके बोलते हो मेरी गारंटी है कि मेरा माल फेल नहीं होगा। ठीक बात। आपने पहला टर्म फंडामेंटल, दूसरा टर्म बनाना, और अब तीसरा टर्म गारंटी। बिल्कुल ठीक बात है। और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री देश के इतिहास में पहली बार हाउस में और बाहर ये भी कहते हैं कि हमको 370 सीटों की गारंटी चाहिए, 400 सीटों की गारंटी चाहिए। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की ये स्टूडियो में गौरव जी आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गौरव जी के ऐलान को हमने यहाँ करके दिखाया आपके सामने, इस तरह से बातचीत की। तो दर्शकों, इसी के साथ एक चीज मैं बोल दूं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, अगले हफ्ते सैटरडे को हम पूना में चाय पे चर्चा कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आइए। ये तो हमारा लिमिटेड स्कोप है, वहाँ हम 3-4 घंटे बैठ के आपके जितने सवाल हैं उस पर जवाब दूंगा, जो मेरी हमेशा से आदत है। आपको सवाल पहले से नहीं बताने हैं, माइक आपके पास आएगा, आप जो सवाल पूछेंगे उसका उत्तर आपको मिलेगा। और चैलेंज कर रहा हूँ एक, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे से एक सवाल पूछ लेना जिसका मेरे पास जवाब ना हो, मैं उस दिन आपको सैल्यूट करूंगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। चलिए, वो सेशन भी बिल्कुल इस इंटरव्यू की तरह, इस बातचीत की तरफ हो, जहां हमने ये तय किया था कि हम इस टेक्सचर में, इस टेस्ट में बात करेंगे, लेकिन सवाल यहां भी पास हुआ या फेल हो गया, अब ये तो दर्शक बताएंगे। और एक कांग्रेसी कभी भी एक भाजपाई को नहीं कह सकता जिसके अंदर अभी आत्मा घुसी थी कांग्रेस की कि आप पास अंदर सारे कांग्रेस बोलते हैं, तो आप कैमरा बंद करने के बाद बता दें। बिल्कुल ठीक बात है। दर्शकों, इसी के साथ हमें और गौरव प्रधान जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। और हाँ, चलते चलते ये जरूर कहूंगा कि वीडियोस आप देखते हैं, देखने का आशीर्वाद देते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन लाइक भी किया कीजिए और नीचे कमेंट जरूर किया कीजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको जवाब देने का। सकारात्मक कमेंट किया कीजिए। नमस्कार दर्शकों, जय हिंद। नमस्कार।